दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। और ये वीडियो है सैलरी वालों के लिए जिनके बोगस क्लेम की वजह से केस तो लग गए, टैक्स पे कर दिया करेंगे, अब आफत टूट पड़ी है 200% पेनल्टी को लेके। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल्स, एडवोकेट और जो असेसी है सब सोच रहे हैं यार असेसमेंट तो हो गया है, टैक्स तो पे कर ही दिया, बोगस क्लेम था, पेनल्टी भी 200% पे करनी पड़ेगी, इससे कैसे बचें। आखिर देखिएगा कितना टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, कैसे बचेगी। 6 फार्मूले बताऊंगा जिससे आपकी पेनल्टी 100% ड्रॉप हो जाएगी, चाहे बोगस क्लेम है तो भी। पूरी देखिएगा, समझा कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका हुआ होगा असेसमेंट, जहां पे आपके पास 143(2) आया होगा। सबसे पहले जब केस लगता है दोस्तों तो 143(2) आता है। अब ये आपके पास आ गया, फिर आ गया क्वेश्चनियर, आपने रिप्लाई दे दिया होगा। फिर आपके पास आ गया होगा शो कॉज नोटिस फाइनल, आ गया होगा या आ चुका होगा या आ जाएगा। फिर आपका असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका होगा और आपने टैक्स पे कर दिया होगा या पास होने वाला होगा और टैक्स पे कर दोगे। टैक्स तो पे करना पड़ेगा, बोगस क्लेम में कोई पेपर ही नहीं है तो क्या करोगे, डिमांड जमा करनी पड़ेगी। अब साथ में आपकी एक पेनल्टी भी इनिशिएट हुई है 270 सेक्शन में, जो 200% लगती है टैक्स की। यानी कि अगर आपका टैक्स निकला 6 लाख रुपए का, विदाउट इंटरेस्ट कह रहा हूं, तो पेनल्टी लगेगी 12 लाख रुपए की। वारे कानून। सैलरी वाला मोस्ट जेन्युइन टैक्स पेयर होता है, कई सालों से टैक्स पे करता हुआ आ रहा है। 1-2 साल उसने अगर गलती कर भी दी है तो मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा हार्श, मतलब 200% की पेनल्टी, ठीक है, गलती किससे नहीं होती है। अरबपति आदमी खरबों करोड़ों की चोरी कर रहे हैं, खरबों की, वहां पकड़ना चाहिए, छोटे लोगों से क्या करोगे। चलिए, अब जब आपका असेसमेंट ऑर्डर हो जाएगा, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूं, जो प्रोफेशनल है वो भी। तो आपके पास एक तो आएगा असेसमेंट ऑर्डर, इसमें लिखा होता है ऑर्डर के अंदर कि आपने यही रिप्लाई दिया, आपके इस वजह से केस लगा, आपने यही पेपर सबमिट करे, मैंने इसको नहीं माना, अब मैं आपकी इनकम को असेस कर रहा हूँ। तो क्या कहेगा, आपने आइडिया भरी 5 लाख रुपए की, मैं एडिशन कर रहा हूँ 50 लाख का, आपकी असेस इनकम मैंने मान ली 55 लाख, यानी कि आपने भरी 5 लाख की लेकिन मैं मान रहा हूँ 55 लाख रुपए की। इसके ऊपर वो टैक्स निकालेगा। साथ में डिमांड नोट देगा जिसमें टैक्स का अमाउंट लिखा होगा, इतना टैक्स जमा करना है। साथ में होगी कंप्यूटेशन शीट, टैक्स कैसे निकाला, कौन कौन सी इनकम ली, कितने % सरचार्ज से सब लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया मैंने, सैंपल बेसिस पे चेक कर लेना ये। और साथ में एक आया होगा पेनल्टी का नोटिस भी, ये भी पेनल्टी आपके ऊपर स्टार्ट हुई है। पेनल्टी हमेशा असेसमेंट ऑर्डर होने के बाद ही स्टार्ट की जाती है कि हमारी पेनल्टी तो असेसमेंट तो कर लिया हमने, भैया टैक्स तो आपको देना ही था, इंटरेस्ट भी आपको देना था, ये तो आपको देना ही था पहले भी और अब भी, लेकिन पेनल्टी लेंगे, पेनल्टी लोगे तभी तो आप डरोगे। हमें चाहिए, चाहे आप इतने साल से टैक्स पे कर रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो मेन क्वेश्चन आता है, क्या बोगस क्लेम करने से पेनल्टी कंफर्म है, यानी कि मैंने अगर 50 लाख की कोई बोगस क्लेम करा, डोनेशन ले ली, एटीसी ले लिया, एटीजी ले लिया, तो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी? जवाब है नहीं दोस्तों। असेसमेंट और पेनल्टी दोनों अलग अलग डिफरेंट एंगल है। कोई भी चीज अगर मेरी असेसमेंट में, यानी कि जब मेरा केस लगा उसमें कोई चीज कंफर्म हो गई है, एडिशन हो गई है, तो उसका पेनल्टी से कोई लिंक नहीं है, हालांकि लगती उसी वजह से ही है, लेकिन दोनों चीजें, बहुत सारी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, डिस्क्रिप्शन में लगा दी मैंने 1-2 आपके लिए। उसमें कहा गया है कि असेसमेंट और पेनल्टी दोनों डिफरेंट हैं। यानी कि आप सिर्फ कोई असेसमेंट में एडिशन हो गया है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, किसी का असेसमेंट हुआ, उसने कहा लाओ अपने खर्चे, ये लाओ वो लाओ, उन्होंने कहा भी खर्चों के वाउचर नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, इनकम टैक्स में एडिशन कर दी उसने 10 लाख रुपए की। एग्जाम्पल कि भैया मैं लीकेज रोकने के लिए कर रहा हूं, लीकेज रुक जाए, 10 लाख रुपए की एडिशन कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है एडिशन होगी तो यहाँ पे पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी इनिशिएट तो होगी लेकिन ड्रॉप हो जाएगी। क्यों? आप उसमें जवाब दोगे यार ठीक है 10 लाख रुपए का उसने कर दिया है, मैंने डिस्प्यूट नहीं करा है, मैंने टैक्स भी जमा कर दिया है, पर पेनल्टी अलग है। पेनल्टी के प्रोविजन को पेनल्टी के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, आप उसे असेसमेंट की एडिशन से लिंक नहीं कर सकते। अब स्टेज समझ लीजिए क्या क्या स्टेज है। सबसे पहले आपको केस पेनल्टी का आईटीओ पे फाइल करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीओ पे फाइल क्यों? इनकम टैक्स ऑफिसर जिसने आपका असेसमेंट कराया। अच्छा, ये आपका वो ऑफिसर नहीं होगा जो ऑनलाइन दिखा रहा है, ये भी फेसलेस होती है पेनल्टी भी। तो सबसे पहले आपको आईटीओ पे पूरा रिप्लाई फाइल करना है। सबसे मोस्ट क्रूशियल स्टेज इनकम टैक्स ऑफिस की है। जैसे यहाँ पे असेसमेंट है, ऐसे ही यहाँ पे 5% चांस होते हैं आपके पेनल्टी जीतने के, बहुत कम चांस होते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर रिलीफ नहीं देते हैं, 5% चांस है सिर्फ। फीस लगती है 30,000 से 50,000 की, 3 महीने का टाइम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, मैंने जनरल फीस बताई है। इसके बाद आती है फिर सीआईटी अपील।
ITO आपकी 5% यानी 95% केस CIT बिल के पास जाते हैं, जहाँ पे 75% पेनल्टी है निकल जाती हैं। कैसे निकलती है बताऊंगा अभी। यहाँ पे भी फीस 30,000 से 50,000 के बीच में 3 महीने के अंदर ऑर्डर आ जाता है जनरली, कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं। फिर आता है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, जहाँ पर 95% पेनल्टियाँ ड्रॉप हो जाती हैं। ड्रॉप के अंदर आपको रिलीफ मिल जाता है। 5% केस बचते हैं, वो केस भी वाले होते हैं पेनल्टी वाले, जहाँ पे किसी ने ढंग से रिप्लाई नहीं करा, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, या कोई सेंसिटिव केस है, नेशनल लेवल का है, स्मगलिंग का, बोगस परचेज, स्कैम, इस टाइप का होता है ना, स्कैम है, वो केस में पेनल्टी कंफर्म करता है। यहाँ पे 50,000 से 1 लाख के। ये मेरी फेसलेस होगी, ये मेरी फेसलेस होती है। ITT आपको स्टेट वाइज जाना पड़ता है। जैसे दिल्ली में होगा, असेसी है, दिल्ली का असेसी, उसका पैन नंबर दिल्ली का है, तो दिल्ली के ITT में जाएगी, है ना, अलग अलग जगह का है। अच्छा, फायदा क्या है ये समझ लो। एक मेरे पास केस चलते, बहुत सारे केस आते हैं, वो कहते हैं सर ITO पर तो रिलीफ मिला नहीं मेरे को, आपने यहाँ पैसे ले लिए, CIT पे भी ले रहे हो, यहाँ पे इतना देना है, पता नहीं क्या होगा। भैया ये भी ध्यान रखना, अगर आप केस लड़ोगे तो जीतोगे। यहाँ पे चांस 5% तो हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने केस को स्ट्रॉन्ग करोगे तो CIT भी पहुंचोगे, फिर ITT पहुंच के तो आपको रिलीफ मिलेगा। चलिए मैं कहता हूँ रिलीफ नहीं भी मिलेगा, मान लीजिए एक बार को, तो क्या 12 लाख रुपए की पेनल्टी पे करोगे? लड़ोगे नहीं उसके लिए? जो लड़ेगा मेरा मानना है वो जीतेगा। और दोस्तों कई केस में तो स्कीम भी आ जाती हैं, विवाद से विवाद की। मान लो आप लड़ रहे हो, लड़ते लड़ते कोई बीच में स्कीम आ गई कि 25% पे करिए, पेनल्टी खत्म, तो कितना फायदा आपको। बहुत सारी मैंने पेनल्टी माफ कराई है लोगों की, सही में। मतलब बोगस परचेज के केस में वो खुश थे कि जो उन्होंने टैक्स पे करा था, इंटरेस्ट पे किया था, मैंने इंटरेस्ट भी वापस कराया और पेनल्टी भी ड्रॉप हो गई, इतना फायदा हुआ है। अब पेनल्टी का रिप्लाई कैसे देना है, मैं आपको सिर्फ बेस बता रहा हूँ। रिप्लाई आपको फैक्ट बेस बनाना पड़ेगा। पहला ऑब्जेक्शन आपका, कॉर्पोरेट करा क्या असेसमेंट में आपने, उसने डिटेल मांगी, आपने डिटेल दी, आपने रिवाइज कंप्यूटेशन बना ली, आपने टैक्स पे कर दिया, और वो रिवाइज कंप्यूटेशन क्या इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर ली। आपने कहा हाँ यार गलती हो गई, क्या हो गया, गलती किससे नहीं होती है, मेरी गलती हुई है, मैंने टैक्स पे कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है असेसमेंट में। मतलब ऐसा नहीं मैंने कुछ चीनी चोरी करी है, वहाँ पे भी झगड़ा कर रहा हूँ मैं, मेरे से गाड़ी किसी की ठुक गई, मैंने कहा गलती हो गई भाई साहब, कितना खर्चा आएगा, उसने कहा 2,000 खर्चा आएगा, मैंने कहा लीजिए 2,000 रुपये, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या वो पे लड़ेगा भी, कोर्ट में केस डाल देगा, गलत नहीं है। तो ऐसी मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ भैया, जब आपका मेरा सेटलमेंट हो गया यहाँ पे, तो पेनल्टी किस चीज़ की, एक बात मैंने कही, आपने मान ली, टैक्स पे कर दिया, मैटर क्लोज। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ पेनल्टी। दोस्तों पेनल्टी बहुत ही रिजिड होती है, इसके प्रोविजन को बहुत ही स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा किस सेक्शन में पेनल्टी लगाइए, किस क्लोज में लगाइए, कहाँ लगाइए, क्या लिखा उसके बारे में। ज्यादातर केसेस में लिखा होता है कि हम पेनल्टी लगा रहे हैं, ऐसे पेनल्टी लगती है, आपको लिखना पड़ेगा पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, बहुत बड़ा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अपने पेनल्टी के केस में उसको जरूर यूज करना, सब में अप्लाई होगा, सब में। पता नहीं मुझे याद ही नहीं है कितनी पेनल्टियां सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेस पे मैंने ड्रॉप कराई है दोस्तों। SS इम्बलाड की है वो 271 1C की, लेकिन सेम रेशियो अप्लाई होगी 270 A में भी। तीसरा ऑब्जेक्शन लगाना आपने, कंसोलिडेट पेनल्टी। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि जब पेनल्टी लगती है तो हर एक जो भी एडिशन हुआ है उसके ऊपर अलग अलग नोट बनता है, अलग अलग सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड होता है। ये नहीं है कि आपने ATC लिया, ATG लिया, बहुत HRA लिया, नीचे इकट्ठा लिख दिया। भाई मुझे हर एक एडिशन के ऊपर आपको बताना पड़ेगा पेनल्टी क्यों है, लमसम पेनल्टी कभी नहीं लगती है। चौथा, सेटिस्फैक्शन फॉर पेनल्टी, शोकॉज नोटिस और असेसमेंट ऑर्डर। यानी कि जो आपका असेसमेंट चला शुरुआत में, उसमें क्या प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नोट है या नहीं है। ज्यादातर केस में सेटिस्फैक्शन नहीं होता। सेटिस्फैक्शन मतलब यह है कि उसने क्या लिखा पेनल्टी के बारे में, कि पेनल्टी क्यों लगनी चाहिए, किस वजह से लगनी चाहिए, क्या मैंने ऐसा काम करा। जैसे आप कोर्ट में देखते हो ना, पहले आपके केस के ऊपर डिस्कशन होता है, फिर सजा के ऊपर अलग से बहस होती है। ऐसा नहीं है कि आप गिल्टी हो गए तो आपको सजा दी जाती है, सजा पे अलग से बहस होती है कि कितने साल की सजा मिलेगी, क्यों मिलेगी, आप पे रिजिड लगाया जाए ना लगाया जाए, हार्श प्रोविजन लगाया जाए ना लगाया जाए। तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिफिकेशन पोस्ट और राइटर फाइल। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, आपकी पोस्ट क्या है, यानी कि आप क्या जॉब करते हो, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आप IT जॉब करते हो, और आपकी ITEC किसने फाइल करी है। कम से कम 90% केस ऐसे होंगे जिसमें ITEC किसी और बंदे ने फाइल करी है और आपको रिफंड दिलवाया है। पुणे ITT का बहुत बड़ी जजमेंट है, उसने साफ बोला हुआ है कि अगर आपकी ITEC किसी और ने फाइल करी है तो
और आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाई है तो आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। ये तो किसी ने माइंड मेरा बिगाड़ दिया, घुमा दिया। ठीक है, रिफंड ले लिया बोगस, पेनल्टी माफ, बड़ा अच्छा केस है ये। अगला पॉइंट, केस लॉस जरूर डालने हैं पेनल्टी के अंदर दोस्तों, और सिमिलर मैटर के डालने हैं, उल्टे सीधे गूगल पे चैट जीपीटी पे नहीं डालने हैं। आपके फैक्ट क्या है उससे मिलते जुलते केस हमने सॉफ्टवेयर ले रखे हैं महंगे महंगे, हम उस सॉफ्टवेयर में डालते हैं, सिमिलर फैक्ट के केस लो आते हैं, मिलते जुलते होने चाहिए। साथ में हम ध्यान रखते हैं जुडिक्शनल का, यानी कि अगर मेरे पास कोई पुणे का केस आया है तो मैं पुणे आईटीटी और पुणे हाई कोर्ट के केस निकाल लूंगा। मेरे पास कलकत्ता का आया है तो मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के कलकत्ता आईटीटी निकाल लूंगा। दिल्ली का आया है तो कोशिश करूंगा कि दिल्ली आईटीटी का या दिल्ली हाई कोर्ट के ही फेवरेबल केस लगाऊं, उसका वजन अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट का तो मैंने लगा ही दिया है। तो दोस्तों पेनल्टी के नोटिस को बहुत ही सीरियसली लें, 1 साल है, लेकिन अगर आपने आईटीओ के लेवल पे ठीक से रिप्लाई नहीं दिया तो आपको सीआईटी अपील और आईटीटी में रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला जो रिप्लाई जाता है वो हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, सही तरीके से आपके ऑब्जेक्शन फाइल होने चाहिए, जैसा कि मैंने बताया विद केस लो, ताकि आपको आगे सीआईटी अपील और आईटीटी में हेल्प मिल सके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस मैटर पे बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ लगातार। हो सकेगा तो मैं लाइव आपको ड्राफ्टिंग भी सिखाऊंगा, क्योंकि फैक्ट टू फैक्ट होती है, पर फिर भी कोशिश करूंगा ड्राफ्टिंग सिखा दूं। और जितना हो सके दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करें। लोगों ने असेसमेंट तो कर लिए हैं लेकिन पेनल्टी पे वो कन्फ्यूज हैं कि किस तरीके से इससे लड़ा जाए। और मेरी एक बात ध्यान रखना, जो लड़ेगा वही जीतेगा। मेरी कोई हेल्प चाहिए हो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।